मापा स्टूडियो को हम गोट स्टूडियो भी बुलाते हैं, जिसमें जेजे की सीजन 2, चेनसो मैन और अटैक ऑन टाइटन जैसे बिग हिट्स के ऊपर काम किया हुआ है। लेकिन मापा को मिल रहा है हर जगह से बैकलैश, और अब सभी एनिमेटर्स रेडिट और ट्विटर पे आके जेजे के सीजन 2 के डिले होने का रीजन बता रहे हैं, जिसमें सभी एनिमेटर्स का कहना है toxic environment, bad conditions or ज़्यादा poor working conditions. मापा की तरफ से एनिमेटर्स पे दिया जा रहा है ज्यादा वर्कलोड, प्रेशर, लो वेजेस और एक टाइट शेड्यूल की वजह से जेजे के सीजन 2 डिले होता जा रहा है और होता जाता रहेगा जब तक ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती। और ऐसा बस इसी के साथ नहीं हो रहा है, ज़ूम 100 बकेट लिस्ट और हेल्स पैराडाइज जैसे एनिमे सीरीज के साथ भी ऐसा हुआ है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी एनिमेटर्स ने मापा के हाई वर्कलोड के बारे में बताया है। मापा शुरू से उस लड़के की तरह है जो बस टीचर को मक्खन लगाने के लिए हर चीज में हाथ खड़ा करता है, चाहे उसे कितना भी काम करना पड़े वो मैटर नहीं करता, बस उसे टीचर के सामने यानी फैंस के सामने अपनी इज्जत बनानी है। तो ये कुत्ता हड्डी में कौन भाग लेगा? सर मैं, सर प्लीज, सर आपको अपनी माँ की कसम सर प्लीज मैं। अरे आज तक कभी खेला भी है तुमने ये गेम? हाँ। और तुम लोगों को शायद पता नहीं है, मापा की जो वर्कलोड लेने वाली प्रॉब्लम है वो मापा में शुरू से ही है। लेजेंडरी एनिमेशन स्टूडियो मैडहाउस के फाउंडर मसाओ मारुयामा ने 70 की एज में मैडहाउस को छोड़कर 2011 में मापा स्टूडियो को फाउंड करा। मारुयामा जापान के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्रोड्यूसर्स में से भी एक है, और तुम यकीन नहीं करोगे मारुयामा ने मैडहाउस को उसकी बैड वर्किंग एनवायरनमेंट की वजह से ही छोड़ा था। और मारुयामा का ये विजन था कि मापा को ये ऐसा डेवलप कर पाए जिसमें सभी को क्रिएटिव फ्रीडम हो, एंड किसे पता था ये स्टूडियो देखते देखते इतना बड़ा हो जाएगा। मापा स्टूडियो का पहला प्रोजेक्ट था यूकी कोदामास के मांगा का एनिमे बनाने का, जिसका नाम था किड्स ऑन द स्लोप। इसके डायरेक्टर शिनचिरो वातानाबे थे, जिसने काउबॉय बिबॉप जैसी सीरीज पर काम किया हुआ है। और इस सीरीज की एनिमेशन किसी ऑर्डिनरी एनिमेशन की तरह नहीं थी, इसकी एनिमेशन काफी रियलिज्म और रिचनेस वाली थी। और ये तो बस पहला प्रोजेक्ट था। इसके बाद मापा ने खुद की ओरिजिनल सीरीज प्रोड्यूस भी की, जिसका नाम था टेरर इन रेजोनेंस। इसने भी किड्स ऑन द स्लोप की तरह एक डिफरेंट और अनयूजुअल आर्ट स्टाइल डिलीवर करी थी। और ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाला एनिमे था, जिसकी स्टोरी लाइन दो जीनियस लड़के के ऊपर सेंटर करती है जो जापान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जो कि इनके टोक्यो के इलस्ट्रेशन में तुम्हें साफ फोटो रियलिस्टिक डिटेल्स दिखेंगी। अब जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, मासाओ मारुयामा ने मापा इसलिए बनाया ताकि मैडहाउस के कॉर्पोरेट प्रेशर और कंपनी के हर चीज के रिस्ट्रिक्शन से ये बच पाए। पर हमेशा होता क्या था, सबको एंड प्रोडक्ट दिखता था, यानी कोई भी एनिमे अच्छा तो बन जाता था, लेकिन उसके पीछे के इन एनिमेटर्स की जो हालत होती थी उसे कोई भी नहीं देख रहा था। और अब जिस वजह से मारुयामा ने मैडहाउस को छोड़ा था, अब वो सभी प्रॉब्लम्स स्टूडियो मापा के साथ भी होने लग गई थी। एनिमे सीरीज सक्सेस हो जा रही थी, वर्कलोड भी बढ़ता जा रहा था और कंपनी में ग्रोथ ही जा रही थी। इसलिए 2016 में मारुयामा ने कंपनी छोड़कर मापा स्टूडियो को मनाबे उत्सुका को दे दिया, और मारुयामा ने 2016 में ही M2 नाम की कंपनी शुरू की। अब इस टाइम मापा स्टूडियो की शुरुआत एक नई लीडर से होती है, जिसके पास इस कंपनी की ह्यूज सक्सेस तो थी, पर उसके साथ ही एनिमेटर्स पे काम का वर्कलोड जैसी प्रॉब्लम्स भी उतनी ही बड़ी थी। 2016 में ही मापा ने यूरी ऑन आइस एनिमे सीरीज प्रोड्यूस करी, जो बस जापान में ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल हिट थी, जिसने कई अवार्ड जीते, एंड इससे मापा स्टूडियो को एक मैसिव बूस्ट भी मिला और अब मापा को सब वर्ल्ड वाइड पसंद भी करने लग गए थे। पर इंटरनेशनल सक्सेस की वजह से एनिमेटर्स पे और वर्कलोड बढ़ गया, जिसके बारे में कोई पूछ भी नहीं रहा। एंड अगेन 5 साल डिले के बाद एक मैसिव फिल्म 2016 में इन द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड रिलीज हो गई, जिसने फिर से कई अवार्ड जीते और स्टूडियो की काफी वाहवाही हुई। लेकिन डिले के बाद ये मूवी वर्थ थी, तो इसलिए सबने फिर से जाने दिया। फिर इसके बाद मापा की तरफ से लगातार हिट सीरीज आती रही। 2017 में गारो फिनिशिंग लाइन, 2018 में बनाना फिश, 2020 अटैक ऑन टाइटन के 4th सीजन, 2021 में जुत्सु काइसेन 0, 2022 में चेनसो मैन। इतनी सारी मापा की बिग हिट्स की वजह से ही आज हम सब मापा को गोट बुलाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं मापा को बैकलैश क्यों मिल रहे हैं। अब इसके फाउंडर मारुयामा तो निकल गए मापा को सी प्रॉब्लम्स पे छोड़ के, और मनाबो भी मापा की इस प्रॉब्लम को अब तक सोल्व नहीं कर पाया है। इन द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में 5 साल का डिले हुआ, ज़ॉम्बी बकेट लिस्ट के एपिसोड्स डिले, जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड भी डिले और डिले। हेल्स पैराडाइज के साथ भी ऐसे ही हुआ था, और जुजुत्सु काइसेन की 0 मूवी भी कोई आराम से नहीं बनी। आमतौर पर किसी मूवी को बनाने में बॉलीवुड वाले 2 से 3 साल लगा लेते हैं, लेकिन मापा ने इसे 4 महीने में बना दिया था। और ये और तब ज्यादा बढ़ गया जब तोजी की फाइट में हमें कुछ अजीब सी एनिमेशन दिखी जो मांगा से डिफरेंट लग रही, जिसकी वजह से फैंस ने मापा को क्रिटिसाइज करा। और इसके रिप्लाई में उस एपिसोड के डायरेक्टर ने खुल के बताया कि उसके जल्दी काम खत्म करने की वजह से उसने कुछ की फ्रेम्स कट कर दिए थे, और ऐसा पहली
पहली बार नहीं है जब एनिमेटर्स ने मापा की बुराई करी हो, ऐसे पहले भी हुआ है। लेकिन मापा इस सबको रोकने के लिए एक एनडी नाम का एग्रीमेंट लेके आ गया, जो इस बारे में होता है कि कोई भी बंदा इस स्टूडियो की बातें बाहर किसी को भी नहीं बता सकता। इसलिए पास्ट में कई एनिमेटर्स बिना नाम लिए मापा को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अब ये और बढ़ गया क्योंकि फैंस को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेशंस थी जेजेके के सीजन 2 से, जिसके डिले होने पे फैंस ने स्टूडियो को क्रिटिसाइज करा। अब पूरे रेडिट और ट्विटर पे सब एनिमेटर्स बिना एनडी के परवाह करे मापा की लो वेजेस और ओवर वर्कलोड एनवायरनमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इस सब के रिप्लाई में अब मापा देखो क्या कह रहा है, ये सब रूमर्स है, अब स्टूडियो में इतना ही वर्कलोड होता है। और रही बात लो वेजेस की, हमारे एनिमेटर्स के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें पहले से ही तय होता है कि एनिमेटर्स को एनिमे की सेल्स के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। और इसी वजह से मापा ने जेजेके सीजन 2 में एक सिंपल और फ्लूइड वाली डिफरेंट आर्ट स्टाइल यूज करी है। और जब एक टाइम पे कोई स्टूडियो 2 से 3 मैक्सिमम प्रोजेक्ट लेता है, वहीं अपना मापा को देखो, जेजेके सीजन 2, अटैक ऑन टाइटन, हेल्स पैराडाइज, एलाइज इल्यूजन फैक्ट्री मूवी, चेनसो मैन, विजिलेंट सागा और वन पंच मैन सीजन 3 भी कह रहे हैं लो भाई बन गया मापा गोट। पूरे एनिमे इंडस्ट्री तो मापा ने उठा के रखी है। जैसे मैंने पहले कहा था, मापा एक क्लास की उस लड़की की तरह है जिसे टीचर के सामने सब चीज करनी है, जिसे टीचर हम सब फैंस है। और ऐसी फालतू चमचगिरी के लिए उसको प्राइस तो कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। जो मापा ने फैंस से इज्जत कमाई है वो पल भर में खराब हो जाएगी। बाकी फिलहाल हमें तो पता नहीं मापा इस प्रॉब्लम को कब सुधारेगा, लेकिन जाते जाते मैं बस ये बात बोलूंगा, एनिमे देखो, गलती हो बिल्कुल क्रिटिसाइज करो, ये तुम्हारा राइट है, लेकिन ज्यादा एक्सट्रीम नहीं। क्या पता वो एनिमेटर किस हालत में हो।